सो हे गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ और बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। और अगर आपको स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियोस के नीचे कमेंट भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के ज़रिए ही पता लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर समीर ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। यह अभी क्या हुआ? यही वो शब्द थे जो कि उस वक्त मेरे दिमाग में आए जब ये चीज़ मेरे साथ हुई और मेरे पूरे शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ गया। आपको थोड़ा शुरुआत से बताना चाहूँगा। मैं दरअसल एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और कॉलेज से आने के बाद तुरंत ही मेरा ट्यूशन्स रहता था, तो मैं इसीलिए कॉलेज से ही डायरेक्ट ट्यूशन चला जाता था और मेरे बैच देर शाम तक चलते रहते थे, जिस कारण मुझे घर आते आते कभी कभी अंधेरा भी हो जाता था। उस समय पर सर्दियों का मौसम चल रहा था और अंधेरा जल्दी हो जाता था। मैं अपने कान में अपने ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए आराम से अपने घर जाता था। मेरा ट्यूशन सेंटर मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वहाँ से घर के बीच के रास्ते में थोड़ा रास्ता ऐसा भी था जो कि ज़्यादातर टाइम पर सुनसान ही मिलता था, और उस टाइम पर भी मैं वैसे उस रास्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। पर उस एक शाम को जब मैं अपने कान में गाने चलाते हुए आराम से वहाँ से जा रहा था, उस समय मुझे पता नहीं क्यों एकदम से ही ठंड लगने लगी। मतलब ठंड हो रही थी, बट उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैंने इस बात को इग्नोर करा और मैं आगे बढ़ता रहा। अब मैं एक बड़ी सी रोड की साइड में आ गया था और मुझे अपने घर जाने के लिए इस रोड को क्रॉस करना था। अब कई बार आपके साथ भी एक चीज़ हुई होगी कि एकदम से आपके सामने से कोई गाड़ी आने लगे और आप एकदम कुछ सोच ही ना पाओ कि आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से आप आगे या पीछे हटो और आप उस गाड़ी से बच जाओ, और आप बस उसी जगह पर खड़े रह जाते हो। मैं रोड क्रॉस कर ही रहा था कि उसी बीच मैंने सामने से एक गाड़ी को आते हुए देखा जो कि काफ़ी तेज़ आ रही थी और उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं एकदम से ही नर्वस हो गया और मैं न आगे जा पा रहा था और न ही पीछे। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं और मैं बस शायद वहाँ पर खड़ा रहा, और जो हुआ वो सुनकर शायद आप मेरी बात पर यकीन भी ना करो। वो गाड़ी सीधा मुझे पास करते हुए निकल गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो मेरे अंदर से निकल के चली गई। बिल्कुल ऐसे जैसे काफ़ी तेज़ हवा का झोंका आया हो जो कि एकदम से आया और एकदम से चला गया। इतनी जल्दी ये सब हुआ कि मैं कुछ सोच भी नहीं पाया और ना ही कुछ समझ पाया। मेरी ही तरह वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि मैं उसका फेस देख पा रहा था। मैं देख पा रहा था कि वो ज़ोर से शायद कुछ चिल्ला रहा है, पर मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। मेरे कानों में अब भी मेरे ईयरफोन्स लगे हुए थे, मेरे हाथ एकदम ठंडे थे और मैं कांप रहा था। मैं बस इस बात को सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गाड़ी मेरे को पार करके निकल गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, मेरे बदन पर एक खरोच तक नहीं आई। जैसे ही मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपने कान के ईयरफोन्स निकाले और चुपचाप एकदम शांति से अपने घर जाने लगा। इसके बाद से मैं इस बारे में लगातार सोचता रहा और आज तक बस सोचता ही आ रहा हूँ कि आखिर वो सब था क्या? क्या वो मेरा वहम था? मुझे लगता है कि शायद वो किसी तरह की डिवाइन एंटिटी थी जिसने कि मुझे शायद उस दिन बचा लिया, वरना जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी थी अगर उसका असर भी मेरे साथ होता तो शायद मैं ज़िंदा तक ना बचता। पर मैं ज़िंदा हूँ और आपको अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बता रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ी बात है। भले आप में से कई लोगों को इस बात पर यकीन ना हो, पर शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस बारे में मुझे कुछ बता सकें, और आपकी राय जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहूँगा। आज की अगली स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर श्रेयांश ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम श्रेयांश है और ये जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ
ये मेरी मौसी के घर की है। मेरी मौसी पटना में रहती हैं और जिस समय की ये घटना है वो आज से लगभग 5-6 साल पुरानी बात है। अपनी मौसी के घर में मैं हर बार समर वेकेशंस में जाता था और इस बार भी ऐसा ही था। अब मैं आपको उनके घर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी मौसी पटना में रहती हैं और उनका एक काफ़ी बड़ा घर है जो कि 3 फ्लोर्स का है। वो घर लगभग 1970s में मेरी मौसी के ससुर जी द्वारा बनाया गया था। एक बेहद अजीब बात जो कि हमेशा उस घर के बारे में मुझे खटकती रही है वो ये कि उनके घर का जो 2nd फ्लोर है वहाँ पर वो लोग हमेशा ही ताला लगा कर रखते हैं। दरअसल जो ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं वो थोड़े आगे की साइड हैं जहाँ से आप डायरेक्टली 3rd फ्लोर और उसके बाद टेरेस पर जा सकते हो। और 2nd फ्लोर के एंट्रेंस की साइड पर वहाँ पर उन्होंने एक लोहे की जाली वाला गेट लगा रखा है जिसमें हमेशा ताला लगा रहता है। मैंने उस ताले के बारे में हमेशा अपनी मौसी से पूछा है, अपनी मौसा जी से पूछा है और हमेशा उन लोगों ने कुछ ना कुछ बात बोलकर मेरी बातों को टाल दिया है। मैंने अपनी फैमिली के और मेंबर्स से भी उस बारे में पूछा बट किसी से भी मुझे कोई खास जवाब नहीं मिला सिवाय इसके कि वहाँ पर कुछ तो हुआ था जिस वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरी मौसी और मौसा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में मैं और मेरी 2 दीदी थे और घर में मैं और मेरे अलावा मेरी 2 बहनें थीं जो कि मुझसे उम्र में बड़ी थी। रात हो गई थी और खाना वगैरह खाकर हम सब लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी धीरे धीरे बातें भूतों के बारे में शुरू हो गई और हम तीनों ही लोग आपस में अपने साथ हुए पहले के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगे। अब हम लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि बातों के बीच में ही अचानक से रूम की विंडो पर एकदम से ही मानो किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। बट द वियर्ड थिंग वाज रात के 2 बज रहे थे और ऐसे समय पर इस तरह की आवाज़ किसी को भी डरा सकती है। हम तीनों ही इस आवाज़ से सहम गए थे बट स्टिल मैं उठा और मैंने विंडो को खोल के बाहर देखा बट बाहर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इवन हमारा जो एरिया था वहाँ पर उस टाइम पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ज़्यादा नहीं थी और आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा अंधेरा वाला दिख रहा था। बट घर के आसपास जो हमारे घर के बाहर की तरफ ही जो लाइटें थी उन्हीं की रोशनी आ रही थी जिसमें इतना तो मुझे पता चल पा रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मैं विंडो बंद करके वापस अपनी बहनों के पास आकर बैठ गया और इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता एकदम से ही एक साथ खिड़की और जो रूम का दरवाज़ा था दोनों पर ही नॉक होने की आवाज़ आई। अब जैसे ही ऐसा हुआ हम तीनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। यहाँ हमें सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह थी कि हम लोग घर में अकेले थे और एक नॉक तो हमें समझ में आ भी जाता बट एक ही समय पर दोनों तरफ से नॉक की आवाज़ आना काफ़ी ज़्यादा अजीब और पैरानॉर्मल टाइप था। दरअसल उस घर में हमेशा से ही कुछ न कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती ही रहती थी बट वो छोटी मोटी होती थी जिन्हें इग्नोर भी करा जा सकता था। बट उस रात की घटना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। हम लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था कि हम आखिर करें तो करें क्या। अब हमारी हिम्मत रूम से बाहर जाने की भी नहीं कर रही थी और हम तीनों ही बेड पर ही चुपचाप लेट गए और इन आवाज़ों को चुपचाप सुनते रहे। हम नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है और ये आवाज़ इसी तरीके से सुबह के 4 बजे तक आती रही। सुबह 4 बजे के बाद जब ये सारी आवाज़ें रुकी उस वक्त तक हम तीनों ही एकदम एक तरीके से ट्रॉमा में चले गए थे। इसके बाद सुबह मेरी मम्मी, मौसी और मौसा जी जहाँ गए थे वहाँ से वापस आ गए और जब वो लोग वापस आए तो वो ये देखकर हैरान थे कि हम लोग रूम के अंदर ही हैं और जब वो बाहर आकर हमें बोलने लगे कि गेट खोलो, हम उस वक्त भी डर रहे थे कि वो वही है या फिर कोई और। डरते डरते हम लोगों ने गेट खोला और उस वक्त उन लोगों ने भी हमारी हालत देखी तो वो भी परेशान हो गए क्योंकि वो भी देख पा रहे थे कि हम तीनों ही बहुत बुरी तरीके से सहमे हुए थे। उन लोगों ने हमसे पूछा कि आखिर क्या हुआ बट हम लोग बता ही नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने डांटते हुए हमसे बार बार पूछा तब हमने उन्हें पूरी बात बताई और इन सब बातों से वो लोग भी टेंशन में आ गए। कहानी की शुरुआत 1880 में
एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां एक छोटे से बच्चे के साथ बहुत ही भयंकर घटना घटी थी। जब उसके कुछ दोस्तों ने उसे गांव के पास वाले जंगल में ले जाकर अकेला छोड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि उस जंगल में जंगली भेड़ियों का झुंड रहता है और वो बच्चा वहाँ से बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं जानता। बावजूद इसके वो वहाँ से भाग खड़े हुए थे, यह कहकर कि वो भी कुछ देर बाद वापस आएंगे, पर वो उसे छोड़कर भाग गए। सुबह से रात हो गई, वो वापस नहीं आए। उसे लगा कि उसके दोस्त उसके साथ खेल खेल रहे हैं, क्योंकि उसने अपने आसपास की झाड़ियों में कुछ आवाज़ें सुनी थी, लेकिन ये आवाज़ें उसके दोस्तों की ना होकर उन जंगली भेड़ियों की थी। वो बच्चा ये बात नहीं जानता था कि उसकी आवाज़ ने उन भेड़ियों को उसके शिकार के लिए बुलावा दे दिया था। रात के उस अंधेरे में उसे भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी, जो कुछ ही वक्त पश्चात उसके ठीक सामने खड़े थे। वे झुंड में थे और उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसे फाड़ कर खाने लगे। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया, किसी को भी वो नहीं मिला। ये बात एक कहानी बनकर रह गई। लोगों ने भी इस घटना के बाद से उस जंगल में जाना छोड़ दिया, लेकिन अब उस बच्चे की आत्मा मुक्ति ना मिल पाने के कारण उस जंगल में ही वास करने लगी। कुछ वर्षों के बाद उसके दोस्तों ने वापस उस जंगल का रुख करा, पर इस बार उनकी अधिकांश शरीर ही उस जंगल से बाहर जा सके। उनमें से एक ने मरते वक्त बताया कि ये उसी बच्चे की आत्मा का काम है जिसे उन्होंने जानबूझकर उस जंगल में छोड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि वहाँ जंगली भेड़िए रहते हैं। अब वो बहुत भयंकर बन चुका है। गांव वालों ने उस जंगल में जाना ही छोड़ दिया। कुछ गांव वाले जो जंगली जानवरों का शिकार करने में पारंगत थे, उन्होंने उस जंगल में जाने का साहस करा कि शायद वे उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, पर वे उनके अधखाए शरीर ही मिले। अब तक तो केवल उस जंगल में जंगली जानवरों का भय था, पर अब एक बच्चे की आत्मा उस जंगल में भटक रही थी। लोगों ने वहां जाना पूरी तरह बंद कर दिया। वक्त बदला और वो जगह भी गांव से बदलकर शहर बन गई, लेकिन वो जंगल वैसे का वैसा ही रहा। रात में हमेशा वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती, पर ये आवाज़ें किसी जानवर की नहीं थी। रात के घने अंधेरे में एक कार ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ी जा रही थी। वो व्यक्ति खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था, इसे इस जंगल में ही फेंक दूंगा जहाँ वो जंगली भेड़िए इसका काम तमाम कर देंगे। और वैसे भी वो भूत की कहानियाँ भी तो है जो इस जंगल में आने वालों को मार देता है। इसे यहाँ छोड़कर भाग जाऊंगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद उसने अपनी कार उसी जंगल में लाकर रोकी जहाँ आने के बारे में सोचकर जंगल के आसपास वाले गांव वाले डर जाते थे। उसने अपनी कार से एक बेहोश बच्चे को बाहर निकाला और वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। रात के अंधेरे में भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और गांव वालों के मुताबिक उस आत्मा का वास भी उस जंगल में है। ये बातें उस अंधकार में जंगल को और ज़्यादा डरावना बना रही थी और उन सब से इतर उस बच्चे के होश ही गायब थे। उस बच्चे की गंध भेड़ियों को मिल चुकी थी और वो पेड़ों के पीछे झुरमुट से निकलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये सब कुछ कोई देख रहा था, कोई ऐसा जो कि एक पेड़ पर बैठा था, जो पहले भी इन सब का शिकार हो चुका था, पर अभी वो शांति से उस बच्चे को देख रहा था जो रात में इस अंधेरे जंगल के बीचों बीच बेहोश पड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं कर सकता था। भेड़िए उसके सामने आ चुके थे और उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ चुके थे। जो घटना उसकी आत्मा के साथ पहले भी हो चुकी थी, वो आज उसे अपने सामने किसी और बच्चे के साथ होता हुआ देख रहा था। उसके अंदर पहले की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह उमड़ने लगी थी कि कैसे उसके दोस्त जो उसे ज़बरदस्ती इस जंगल में लाए थे घुमाने के लिए, फिर उसे वहीं छोड़कर भाग गए। आज इस बेहोश बच्चों के साथ भी वही होने वाला था जो उसके साथ हुआ था। वो इन भेड़ियों की दावत बनने वाला था। उस बच्चे की आत्मा अपने विचारों में मगन थी कि तभी उसकी तंद्रा टूटी उस माँ के स्वर से जो उस बेहोश बच्चे के मुंह से आ रही थी। वो जाग रहा था और जागते ही वो उन भेड़ियों का आहार बनने वाला था जो उसे मरा हुआ समझकर उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे, क्योंकि भेड़िए ये निश्चित कर लेना चाहते थे कि वो किसी और का शिकार किया हुआ तो नहीं है जिसने उसे यहाँ रख छोड़ा है। वैसे तो किसी और का ही वो शिकार था जिसने उसे इस निर्जन अंधकार में जंगल में जानबूझकर छोड़ दिया था, पर उसकी जाति
भेड़ियों से भी निम्न थी, जो सीधे अपने शिकार से भिड़ तक नहीं सकता था। इसीलिए उसने रातों रात इस बच्चे को अपने बदले के लिए चुना था और इस जंगल में ला छोड़ा था। भेड़ियों और उस बच्चे के बीच बस कुछ दूरी का फासला था, तभी एक बिजली सी कौंधी और वो बच्चा उन भेड़ियों के बीच से ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहाँ था ही नहीं। वो सारे भेड़िए अपने आसपास देखने लगे कि आखिर वो कहाँ चला गया। तभी उन्हें किसी तरह की आवाज़ें सुनाई दी और वे उस दिशा की ओर भागे जहाँ से आवाज़ें आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? वेद। और तुम्हारा? स्वामी। उस बच्चे का नाम वेद था जिसे उस जंगल में वो व्यक्ति छोड़कर चला गया था, और स्वामी वो जिसने उसे भेड़ियों से बचाया था। तुम्हें डर नहीं लगता इस घने जंगल में, ऐसे रात को इन जानवरों के बीच में? नहीं, पर वो आदमी कौन था जो तुम्हें इस जगह पर छोड़कर चला गया? कौन आदमी? मैं तो अपने चाचा जी के साथ कार में था, मैं यहाँ कैसे आया? स्वामी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वेद अब उसे घूरने लगा। क्या तुम यहाँ मुझे आए हो? नहीं, यहाँ इंसान नहीं आते। क्यों? यहाँ जंगली जानवरों की वजह से यहाँ आने से वो डरते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन यहाँ उससे भी ज़्यादा एक आत्मा की वजह से भी इस जंगल में कोई नहीं आता। स्वामी ने अपना वाक्य पूरा करा। क्या? आत्मा? वेद के होश उड़ गए। और तुम यहाँ इस जंगल में कैसे हो, इस भूतिया जंगल में इतने निश्चिंत होकर? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो। अब तुम बाहर कैसे जाओगे इस जंगल से? इस वक्त वो एक बड़े से पेड़ की टहनियों पर बैठे थे जो जंगली जानवरों से बचाव के लिए उपयुक्त था। पर रात के 2 प्रहर अभी बाकी थे और वेद को जंगल का रास्ता मालूम नहीं था। कहानी सुनोगे? स्वामी ने कहा। हाँ, एक बच्चे की जो तुम्हारी तरह इस जंगल में फंस गया था। ठीक है, सुनाओ। फिर स्वामी ने अपनी सारी वास्तविक घटना उसे एक कहानी की तरह सुनाई, और ये सब सुनकर वेद को भी दुख हुआ और उसे उसके दोस्तों पर क्रोध भी आया। तो उस बच्चे की आत्मा वो भी कहाँ है? क्या लगता है तुम्हें? अगर उस बच्चे ने उन सभी को मार दिया जो उसे इस जंगल में छोड़कर चले गए थे, तो उसका बदला तो पूरा हो गया। अब वो इस जंगल में भूत बनकर क्यों भटक रहा है? उसके शरीर के अवशेष अभी भी इस जंगल में हैं, जिसकी वजह से वो मुक्त नहीं हो पाया। इस बार उसके स्वर में निराशा का पुट था। क्या लगता है तुम्हें, है कहाँ उसके शरीर के अवशेष? वेद ने पूछा। किसी को भी नहीं पता, उसे खुद भी नहीं पता। स्वामी ने कहा। क्या? कहाँ? उसे भी नहीं पता? तुम कैसे जानते हो सब? वेद ने शंका करते हुए पूछा। स्वामी हड़बड़ा गया और बोला, अगर उसे पता होता तो अब तक वो मुक्त ना हो जाता, इन जंगलों में क्यों भटकता? हाँ, वो तो है। स्वामी का राज खुलने से बच गया। अब भोर होने में कुछ ही प्रहर का वक्त बचा था। तो तुम्हारी कहानी क्या है? वेद ने स्वामी से पूछा। हाँ, मेरी कहानी? अभी कुछ प्रहर का वक्त बाकी है। मैं यहीं पास के गांव में रहता था। स्वामी ने कहा। रहता था? मतलब? वेद ने कहा। मतलब वो शहर बन गया ना? हाँ, वो तो है। वेद ने कहा। ये क्या तुम हर बात पर हाँ वो तो है बोल रहे हो? बकवास लगता है। स्वामी ने बोला। हाँ, वो तो है। अब स्वामी उसे घूरने लगा। थोड़ी देर के बाद वो हंसने लगे। तभी हंसते हुए वेद रुक गया। क्या हुआ? स्वामी ने पूछा। कुछ नहीं, वो तुमने जो कहा, माँ भी यही बात कहती थी। हम इस जंगल से बाहर निकलना होगा, अब सुबह होने वाली है। तुम नहीं जा सकते, स्वामी ने वेद से कहा। लेकिन क्यों? मैं वापस क्यों नहीं जा सकता? तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने का रास्ता मालूम नहीं है क्या? वेद ने पूछा। मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ वो वापस नहीं होगा? पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया? वेद अब चुप हो गया। यह आपसी रंजिश का मामला लगता है। क्या कहा? वेद ने स्वामी से पूछा। कुछ नहीं, चलो तुम्हें गांव तक पहुंचा दूं, वहां उन्हें अपनी स्थिति बता देना और मेरे बारे में कुछ मत बोलना। स्वामी ने वेद से कहा। क्यों? बस उन्हें मत बताना। ठीक है, ठीक है, वेद ने बोला। स्वामी ने उसे
जंगल की सरहद के पार छोड़ा और पीछे जाने के लिए मुड़ा। वेद ने उसे शुक्रिया करना चाहा, पर स्वामी जा चुका था। अरे कहाँ गए स्वामी, मेरे साथ ही तो थे। वेद ने अपनी निगाह एक जंग लगे लोहे के बोर्ड पर डाली जिस पर छपा था मतंगपुर। वहां पहुंचकर उसे कुछ गांव वाले मिले और गांव वाले उसे इस निर्जन जंगल से रास्ते से आते हुए देखकर हैरान थे। उन्होंने उस बच्चे से बात करनी चाही, तब वेद ने अपनी सारी कहानी गांव वालों को कह सुनाई। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान थे कि उस बच्चे की आत्मा ने आखिर इस बच्चे की मदद क्यों करी। वो उसके इस तरह के बर्ताव से हैरान थे, पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। उसने तो इस गांव के लोगों को हमेशा से मारा है, जबकि वो उसके अपने गांव के थे। फिर क्यों उसने आज इस बाहर के लड़के की मदद करी? सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति ने बोला। पर तुम ये भी तो भूल रहे हो कि उसने उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था, उस समूह में से किसी ने कहा। पर जो वहाँ केवल लकड़ियाँ लाने गए थे उनका क्या? हाँ वो तो है। आप सभी क्या उस बच्चे स्वामी के बारे में कुछ जानते हैं? वेद ने पूछा। सब भौचक्के होकर उसे देखने लगे। क्या मैंने कुछ गलत पूछा? नहीं बच्चे, क्या स्वामी ने तुम्हें बचाया उन भेड़ियों से? गांव के किसी व्यक्ति ने पूछा। जी, उसने मुझे बचाया और जंगल की सरहद के पास तक छोड़ने भी आया वो मुझे। सब विस्मित होकर एक दूसरे को देख रहे थे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं बच्चे, तुम्हारे परिवार वालों से संपर्क साध लिया गया है, वो तुम्हें लेने आते होंगे, तब तक कुछ खा लो। कुछ ही वक्त के बाद वेद के चाचा जी उसे लेने आए। कहाँ चला गया था तू? मेरे बच्चे, तुझे मैंने कितना ढूंढा पर तू मिला नहीं। क्यों उस जंगल में अकेला चला गया था? ये सब बोलने वाला व्यक्ति वही था जिसने वेद को उस रात जंगल में अकेला छोड़ दिया था। पर चाचा जी, मैं तो बेहोश था, मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर कल रात मेरे साथ हुआ क्या था। मैं आपके साथ घूमने निकला था, पर कब उस जंगल में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। वो तो स्वामी ने मुझे उन भेड़ियों से बचा लिया। आप कहाँ थे? पर मैं तुम्हें रात भर खोज रहा था, मैं रात भर से सोया तक नहीं हूँ। ये तो भला हुआ तुम मिल गए, इन गाँव वालों का शुक्रिया। वो स्वामी कहाँ है? आप लोगों में से कौन है स्वामी? उसने गांव वालों से पूछा और सबके होश उड़ गए। तब वेद ने कहा कि वह जंगल में रहता है, उसने ही मुझे बचाया। क्या उसे डर नहीं लगता इस तरह अकेले रात में जंगल में घूमने में, वो भी जंगली जानवरों के बीच? नहीं चाचा जी, बड़ा बहादुर है क्या, हम उससे मिल सकते हैं? वेद के चाचा जी ने उससे कहा। हुजूर, बाद में मिलने आ, अभी तो आप वेद बिटवा को लेकर यहाँ से जाइए, सरपंच जी ने कहा। कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे, वेद के चाचा जी ने बोला। मरना होगा तो मिलना, गांव वालों में से किसी ने धीरे से बोला। क्या कहा आपने? नहीं, आप जाइए, गांव वालों ने कहा। ठीक है वेद, कार में बैठो। वेद इस भव्य कोठी का वारिस था जिसे उसके परदादा ने बनवाया था, और वो बिल्कुल अकेला था। ये उसके चाचा चाची थे जो उस कोठी के लालच में उसे पाल रहे थे और झूठे प्यार का दिखावा कर रहे थे। खैर, वजह तो कुछ और भी थी। वेद की पीढ़ी में बरसों से श्राप चला आ रहा था, जिसके मुताबिक अगर उनके बच्चे को पैदा होते ही उसके माता पिता लगभग 13 वर्षों तक ना देखें, तभी वो जीवित रह सकता था। इसीलिए वेद को पैदा होते ही उसके मुंह बोले चाचा चाची को सौंप दिया गया, जो असल में उसके चाचा चाची नहीं, पर वेद के माता पिता के जाने के बाद वही उसके लीगल गार्जियन थे। और वो इस कोठी से तो सच्चा प्यार करते थे, पर वेद से नहीं। पर वेद उन्हें शुरू से ही प्यार करता था, क्योंकि उसे सच्चाई की भनक नहीं थी। पर इस शराब की वजह कोई नहीं जानता था। इन सब से परे स्वामी अपने बारे में सोच रहा था कि आखिर उसकी क्या गलती थी जो उसे इस तरह से भूत बनना पड़ा। क्यों वो इस निर्जन जंगल में फंसा हुआ था इतने सालों से। उसे वेद का भी ध्यान आ रहा था कि वो उन फरेबियों के बीच कैसे रहेगा जो खुद को उसके चाचा चाची बताते हैं। अगर फिर से वही नौबत आ गई और उन्होंने फिर से वेद को मारने की कोशिश करी, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे जंगल से बाहर जाना होगा, पर मुझे किसी की मदद चाहिए। लेकिन कौन आएगा इस मनहूस जंगल में? सब डरते हैं मेरी वजह से, इस जंगल में आने से। कुछ तो करना पड़ेगा। हम कितना घबरा गए थे वेद, उसकी मुंह बोली चाची ने कहा। आज तेरी पसंद का खाना बनाया जाएगा। इस बात पर उसके चाचा ने अपनी पत्नी को आंखें तरेड़ कर देखा, पर पत्नी ने उन्हें इशारों से चुप करा दिया। आओ वेद, बैठो, उसकी चाची ने बोला। वेद की चाची ने इशारे से चाचा को अपने पास बुलाया और कहा कि ज़्यादा मत सोचो, ये देखो,
ये एक किस्म का जहर है जो अब मैं वेद को रोज़ थोड़ा थोड़ा दूंगी। इससे पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे मरा। उसके बाद ये कोठी हमारी होगी। बरसों से इस विरासत के वारिसों को हमारे लोगों ने बचाया है, पर हमें क्या मिला है? वो सभी बेवकूफ़ थे पर हम नहीं। ये कहकर वेद के चाचा चाची अपने आप में ही कुटिल हंसी हंसने लगे। वेद ने उन पर ध्यान नहीं दिया, पर अब उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। वैसे तो इस जंगल में कोई नहीं आता, पर यहाँ अटूट खनिज संपदा है। कई तरह की विशेष लकड़ियाँ हैं इस जंगल में, और ये बेवकूफ़ गांव वाले भूत और जंगली जानवरों की वजह से वहाँ जाने से डरते हैं। पर हम वहाँ जाएंगे और वो सब कुछ लाएंगे जो हमारे काम का है। जी सरदार, एक आदमी ने बोला। कब से इन मूर्ख गाँव वालों के बीच छुप कर रह रहे हैं ताकि उस जंगल के बारे में ज़रूरी जानकारी मिल सके, पर ये मूर्ख तो केवल उस भूत की बातें बताते हैं। जानवरों से तो हम ऐसे ही निपट लेंगे। पर सरदार, वो लड़का कल गांव से आया था, वो जंगल में फंसा हुआ था। उसे किसी बच्चे ने बचाया था। उन जंगली जानवरों में से वो केवल एक बच्चा था। सरदार, वो ऐसे कैसे कर सकता है? अरे होगा कोई जंगली लड़का, हमें उससे क्या? और जब वो एक बच्चा होकर जा सकता है तो हम तो लुटेरे हैं। पर सरदार, गांव वाले उस बच्चे का नाम सुनकर क्यों डर रहे थे? अरे उन्हें छोड़ो, तैयारी करो तुम लोग, हम आज रात में ही जाएंगे। क्या किया जाए जिससे मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊँ? कुछ तो करना होगा। स्वामी किसी तरह वहाँ से बाहर निकलकर वेद की मदद करना चाहता था। अतः वो किसी भी तरह जंगल से बाहर जाना चाहता था वेद के पास, पर बिना उसके शरीर के अवशेषों को मिले ये संभव नहीं था। उसे खुद भी उनका नहीं पता कि वो कहाँ था, क्योंकि वो खुद एक आत्मा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सरदार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उस बच्चे का भूत यहाँ आ गया जिसकी वजह से गांव वाले इस जंगल में आने से डरते हैं, तो हम सबको भी मार देगा। अरे कुछ नहीं होगा, तू बस चुपचाप चल। केवल उन बेशकीमती लकड़ियों और संप्रदायों के बारे में सोच और उन्हें ढूंढने के काम में लग जा। कोई भूत वूत नहीं होता, बस जंगली जानवर से बचकर रहो तुम सब। जी सरदार। उन सब की बातें सुनकर स्वामी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि इन सबको अभी मार दे, पर फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है ये सभी उसकी मदद के लिए भेजे गए हों। ये उसके शरीर के अवशेषों को ढूंढ पाएं जिससे वो उस जंगल से बाहर निकलकर वेद के पास जा सके। अंततः उसने उन सभी को जाने दिया, पर फिर भी उसने उन सबके साथ चलना ही उचित समझा। वो सभी जंगल में बहुत दूर तक चले आए थे, जहाँ स्वामी भी कभी नहीं आया था, मरने के बाद भी नहीं। आगे के रास्ते को कई कटीली झाड़ियों और बेलों ने रोक रखा था, पर उन सब लुटेरों पर लालच का भूत सवार था जो स्वामी के भूत से भी अधिक शक्तिशाली था। अतः उन्हें ये बाधाएं रोक नहीं पाई, और जैसे तैसे करके वो उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने लगे। और तब उन्हें वो दिखाई दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। कई बेशकीमती पेड़ और पत्थर। उन्होंने आव देखा न ताव, बस कुल्हाड़ी और हथौड़ों से उन वृक्षों और पत्थरों पर वार करने लगे, जिससे वो टूटकर गिरने लगे। उनमें से सबसे बड़ा वृक्ष जो अंदर से खोखला था, लेकिन उसमें अब भी हरियाली का नामो निशान था। सरदार ने कहा, इसे सावधानी से काटना होगा, अन्यथा ये हम पर गिर सकता है। और वो उसे काटने के लिए आगे बढ़े, पर उन्हें अंदर कुछ होने का आभास हुआ। उन्होंने पहले उस खोखले हिस्से का अवलोकन करा, और उस हिस्से में एक व्यक्ति आसानी से जा सकता था। अतः उन्होंने अपने साथी को वहां भेजा, और अंदर जाते ही वो डर से चिल्लाने लगा, और बाकी लोगों ने जैसे तैसे करके उसे बाहर निकाला। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? सरदार, वहां अंदर किसी बच्चे का कंकाल पड़ा है, वृक्ष के रेशों से लपटा हुआ है। क्या? कंकाल कहाँ है? हाँ, इस वृक्ष को मत काटे सरदार, हो सकता है इस वृक्ष पर भूत का वास हो। अरे मूर्ख, हम यहाँ क्या भूतों के लिए आए हैं? हम इन सब बेशकीमती लकड़ियों और पत्थरों के लिए आए हैं, और ये वृक्ष इन सबसे विशाल है, अतः इसे हम नहीं छोड़ सकते। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें यहाँ से ले जाना होगा। उस कंकाल को बाहर निकालो यहाँ से। नहीं सरदार, हम नहीं निकालेंगे, उसके साथियों ने मना कराया। तुम मुझे ना कह रहे हो, इसका मतलब जानते हो ना? सरदार ने अपनी बंदूक निकाली। निकालो उसे बाहर। उन्होंने जैसे ही उस कंकाल को बाहर निकाला, भयंकर आंधी आने लगी, और कुछ ही वक्त पश्चात वो कंकाल अपने आप ही जलने लगा। अब स्वामी मुक्त था, और ये उसी का कंकाल था जिसे कई वर्ष पहले जंगली जानवरों ने शिकार बनाया था। उसने उन सभी लुटेरों को क्रोधित भाव से देखा जो वहाँ लूटपाट करने के उद्देश्य से आए थे। वे सभी
अब स्वामी को अपने सामने देखकर डर गए थे। स्वामी ने उन सभी को उसी जंगल में दफन कर दिया जहां वो लालच से आए थे। अब वो वेद के पास जा सकता था। ये सोचकर वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक आवाज़ आई, ठहरो स्वामी, तुम नहीं जा सकते। वो ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर उसे कौन देख पा रहा था। वो तो एक आत्मा है जिसे कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, फिर ये कौन है? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। बच्चे, तुम इस धरती से मुक्त हो चुके हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे नए प्रारंभ के लिए। उस पेड़ से आवाज़ आई, लेकिन फिर वेद का क्या होगा? अब ये तो सिर्फ विधाता ही बता सकता है। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं वेद को उन राक्षसों के बीच में नहीं छोड़ सकता। स्वामी बोला, इतने सालों तक मैं इस जंगल में भटकता रहा क्योंकि जंगली जानवरों ने मुझे अपना शिकार बनाया, और ये सब हुआ उन सभी के सभी विश्वघातों की वजह से, जिन पर भरोसे करके मैं इस जंगल में आया था। वेद अपनी उस बड़ी सी कोठी में अकेला बैठा हुआ था। उसे बड़ा अजीब लगता था कि वो उसके चाचा चाची एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते। जब से उसने उन्हें स्वामी के बारे में बताया था, उसे याद आया कि गांव वाले भी कैसे उस दिन स्वामी के बारे में उल्लेख करने पर डर गए थे। वेद को कोठी के सारे सेवक भी दिखाई न देते। सारा भार चाचा चाची ने संभाला हुआ था और उसे हमेशा से उसके कमरे में बंद करके रखा जाता था, जो कभी उसके परदादा का था, जो कोई तरह की धूल खाई तस्वीरों से भरा पड़ा था। वेद के पास अभी वक्त था तो उसने सोचा क्यों न उन तस्वीरों को ही देखा जाए। उनमें से कई तो उनकी जवानी की तस्वीरें थी। वो किसी तरह की राजस्थानी वेशभूषा में थे। उनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे, ठीक उसी तरह के वेशभूषा में। शायद ये दादाजी उनकी बहन होंगी, वेद ने सोचा। कुछ इस तरह की तस्वीरें और थी जिन्हें पेंटिंग के जरिए बनाया गया था। तभी वेद की निगाह एक धुंधली तस्वीर पर पड़ी जो कि काफ़ी पुरानी थी, जिसमें 2 बच्चे साथ खड़े थे। एक तो वही राजस्थानी कपड़ों में था और दूसरा किसी तरह के ग्रामीण कपड़ों में। वेद को वो बच्चा जाना पहचाना लगा और उसने उस तस्वीर से धूल साफ करी और उस बच्चे को गौर से देखा, और तब उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये कैसे कह सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तो वही है स्वामी। वो इस तस्वीर में कैसे हो सकता है? यहाँ स्वामी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसे किसी भी तरह वेद के पास पहुंचना था, पर जंगल की आत्मा उसे इस कार्य को करने की इजाज़त नहीं दे रही थी, और स्वामी की सारी शक्तियाँ भी उसे उस खोखले वृक्ष के आगे फीकी पड़ रही थी। और फिर उसने हार मान के कहा, क्या मैं बस वेद को देख सकता हूँ? ठीक है, पर तुम उसके पास नहीं जा सकते। ठीक है। कुछ वक्त के बाद एक आयाम द्वार खुला जिसमें स्वामी को वेद किसी धूल और मकड़ियों के जालों से भरे कमरे में नजर आया। वेद, स्वामी जिज्ञासा और प्रसन्नता से चिल्लाया। वो तुम्हें नहीं सुन सकता, केवल हम उसे देख सकते हैं। स्वामी मायूस हो गया। कुछ देर तक स्वामी बस उसे यूं ही देखता रहा और कुछ देर के बाद वो आयाम बंद हो गया। क्या तुम तैयार हो? हाँ कहकर वो वापस उस ओर देखने लगा जहां वो आयाम द्वार प्रकट हुआ। तभी उसने अचानक ही वृक्ष से कहा, मेरी एक इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगे? स्वामी ने कहा, कहो, लेकिन वो इच्छा गलत उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए। वेद के बारे में तो आप जानते हैं, उसके भाग्य में भी कुछ ऐसी बातें हैं जैसे मेरे भाग्य में थी। स्वामी ने जंगल की आत्मा से कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये क्या? कहते हुए वृक्ष चुप हो गया। क्या नहीं था? स्वामी ने कहा, तुम चुप रहो। वृक्ष ने स्वामी से कहा, ये नियमों के खिलाफ है, उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। अब स्वामी तुम्हें जाना होगा। पर मैंने तो अभी तक वेद को नहीं देखा। फिर कैसे? स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें वेद के पास खुद भेज रहा हूँ। क्या? स्वामी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पर आपके नियम? तब वृक्ष ने कहा, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी किस्मत उससे जुड़ी हुई है। मुझे आपकी बातों का मतलब नहीं समझ में आया। समझ जाओगे। अब जाओ, इस खोखले हिस्से के दूसरी ओर तुम्हारी मंजिल है। ठीक है, जैसा आप कहें। इसका मतलब स्वामी ही वो भूत है। मुझे चाचा चाची को बताना होगा, वो मुझे मार भी सकता है, कहीं वो मेरे साथी तो नहीं। कहकर वे डर से चारों ओर देखने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा।
अब मुझे वेद से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पर यह जगह कुछ पहचानी हुई सी क्यों लग रही है? पता नहीं, क्या मैं यहाँ पर पहले भी आया हुआ हूँ? स्वामी ने खुद में ही पूछा। उसने मुझसे झूठ बोला। वही उस जंगल का भूत है। उसने ही उन गांव के लोगों को मारा होगा और मुझे झूठी कहानी सुनाई होगी। पर उसने मुझे कैसे उस जंगल से जाने दिया? वो मुझसे क्या चाहता है? वो क्या करना चाहता है? मुझे सब चाचा चाची को बताना होगा। पर ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? कोई है? दरवाज़ा खोलो। वेद इस कोठी में रहता है जिस पर लिखा हुआ था स्वामीनाथ कोठी। बड़ा मिलता जुलता है मुझसे। शायद वेद के परदादा की कोठी होगी, लेकिन मुझे क्या, मैं तो उससे मिलने आया हूँ। पता नहीं उस वृक्ष को ऐसा क्या दिखा कि उसने मुझे आने दिया, लेकिन मैं उसे सारी बात बताऊंगा ताकि वो अपने चाचा चाची से बच सके। पर मैं यहाँ किसी से बात कैसे कर सकता हूँ? वे लोग अगर मुझे देखकर डर गए, क्योंकि मैं तो एक भूत हूँ, कैसे पूछूंगा किसी से कि वेद कहाँ है? इस कोठी के चारों ओर घूमकर देखता हूँ, शायद वेद मिल जाए। सिर्फ ये बच्चा ही हमारे रास्ते का कांटा है। अगर ये हट जाए तो ये कोठी और बाकी सब कुछ हमारा हो जाएगा। हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बस कुछ और जहर और फिर वेद की कहानी ख़त्म। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। कोई है ही नहीं। हमने तो जवाब में वेद की चाची ने कहा। चुप, ये बातें वेद को पता नहीं चलनी चाहिए, वेद के चाचा ने बोला। अब चलो। पर उनकी सारी बातें स्वामी ने सुन ली थी जब वो अदृश्य रूप से उस कोठी के चारों ओर घूम रहा था। वो उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन वो केवल वेद के सामने ही प्रकट हो सकता था। उसके अतिरिक्त अन्य किसी के सामने प्रकट होने से या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती और ना ही वो वेद को मिल पाता। इसीलिए वो अपने क्रोध पर काबू रखता है। अन्यथा वेद के चाचा चाची तो उसका गुस्से से भरा भयानक रूप देखकर ही बेहोश हो जाते। तभी कोठी के उस भाग को पार करते ही स्वामी को वो दिखा जिसकी उसे तलाश थी, वेद। जबकि इसके इतर वेद स्वामी से डरा हुआ था और उस डर से अधिक उसे इस बात का गुस्सा था कि स्वामी ने उसे अंधेरे में रखा था। वही उस जंगल का भूत था, पर उसने उसे मारा नहीं था जैसा वो बाकियों के साथ करता था। वेद को लग रहा था कि स्वामी उसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए उसने वेद को जाने दिया। पर वेद को ये बात नहीं पता थी कि स्वामी तो खुद किस्मत का सताया था। वो तो केवल वेद की मदद करना चाहता था, उन लालचियों से बचाकर जो वेद के गार्डियन होने का ढोंग करते थे। उसने उस वक्त ही वेद के पास जाना चाहा, तभी बाहर से दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। स्वामी वहीं रुक गया। तभी वेद की चाची अंदर आ गई। उन्हें देखकर वेद चाची कहता हुआ उनसे लिपट गया। वो स्वामी, वो भूत है चाची, वो मुझे मार देगा। क्या? उसकी चाची बोली। हाँ चाची। वेद ने वो सारी घटना उन्हें बताई जो उसने अपने चाचा को बताई थी। बस स्वामी को भूत का स्थान दे दिया था। अब वेद के चाचा चाची कुछ सोचने लगे। वे उसे अपने साथ ले गए वापस उसी जंगल में जहाँ स्वामी का वास था। पर इस बार स्वामी सब कुछ देख रहा था। हम वापस उस जंगल में क्यों जा रहे हैं चाचा चाची जी? वेद ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस एक छोटी सी शांति पूजा होगी तुम्हारे उस स्वामी के लिए और उसे मुक्ति मिल जाएगी। पर वो तो एक बुरी आत्मा है, उसे कैसे मुक्ति मिलेगी? उसने इतने लोगों को मारा है, अब उसे मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। वेद ने बोला। हाँ, आप तैयारी करिए, हम आ रहे हैं। कौन था? वेद की चाची ने पूछा। वो उस गांव के सरपंच जी थे, मैंने उन्हें सब समझा दिया है, वेद के चाचा ने बोला। पर वे तो उस जंगल में जाने से डरते हैं ना, फिर कैसे वो मान गए? वेद की वजह से चाचा ने वेद को देखते हुए कहा। हाँ, इतने वर्षों में कोई भी उस जंगल से वापस नहीं लौटा, पर वेद ही लौटा। पर स्वयं स्वामी ने उसे बचाया था और उसे उस निर्जन जंगल से वापस गांव तक छोड़ने भी आया था। वो भी उन जंगली जानवरों से बचाकर। सो सबने यही निष्कर्ष निकाला कि वेद ही वो बच्चा है जो स्वामी को मुक्ति दिलवा सकता है, इसीलिए हम जा रहे हैं। अरे लेकिन हम तो इस मुसीबत को मारने ही वाले थे और तुम उन गांव वालों के बीच ले आ रहे हो इसे। वेद से चिपकर चाची ने कहा। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर हमने पहले इसे मारा तो वो भूत हमारे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए पहले उसे मुक्त करना होगा, तभी हम इससे मुक्त हो पाएंगे।
वेद के चाचा ने कुटिल मुस्कान दी, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि स्वामी तो पहले ही मुक्त हो चुका था, जिसे अब केवल वेद को बचाने के लिए उस वृक्ष ने मोहलत दी थी, क्योंकि ये सब गलत था जो वेद के साथ हो रहा था। स्वामी को वेद में अपना अक्स नजर आता था और इस वजह से ही वो वेद को बचाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो ये मूर्ख निजता की सारी हदें पार कर रहे थे। उन गांव वालों को तो इनकी मंशा का पता तक नहीं था, पर वे एक गलत कार्य के भागी बन रहे थे। अब स्वामी ही कुछ कर सकता था, लेकिन इस बार सोच समझ के करना होगा जो कुछ भी करना था, क्योंकि इनके साथ वेद भी है। क्या करूं जिससे इनकी सच्चाई का सबको पता चल जाए। अब उनकी कार गांव की सीमा के अंदर पहुंच चुकी थी। बाहर आते ही सबने उनका स्वागत करा, मानो वे किसी महान कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन सबसे अनजान वेद को बस कुछ बातें ही पता थी। उन गांव वालों की तरह उसने भी उन्हें मुस्कान दी, पर वो भी स्वामी के लिए दुखी था, लेकिन उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। सरपंच जी, सारी तैयारी हो गई? हाँ, हो गई। तो फिर चलते हैं। ये कहकर सारे लोग जंगल की तरफ प्रवेश करते हैं। रात हो चुकी थी। तेज हवाएं और जंगली जानवरों का शोर उस जंगल के वातावरण को और डरावना बना रहा था। एक गोल घेरे के अंदर वेद को बैठने के लिए कहा गया और फिर शुरू हुई शांति पाठ की क्रिया। अब भी ये सब देखकर स्वामी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या करूं? तभी उसे एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। अलग अलग होकर तुम कुछ नहीं, पर साथ में बहुत कुछ कर सकते हो। उसने कुछ ना समझा, पर फिर उसे ध्यान आया कि क्या वो वेद की सहायता अगर इस रूप में नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो खुद वेद बन जाए तो। ऐसा कहकर वो वेद की ओर बढ़ा, लेकिन वो उस घेरे के अंदर प्रवेश कर पाने में असमर्थ था और वो पीछे हट गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और तभी वो आवाज़ फिर से गूंजी और थोड़ी देर बाद ही सैकड़ों भेड़िए उस जंगल में खड़े ग्रामीणों के आसपास घूमने लगे। ये तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। ये उस जंगल की आत्मा की आवाज़ थी, लेकिन अगर इन्होंने उन ग्रामीणों और वेद को नुकसान पहुंचाया तो इन सब का ठीकरा भी जंगल के भूत पर फोड़ा जाएगा। स्वामी ने उस आवाज़ का जवाब दिया, ये सभी मेरे निर्देश पर तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं, ताकि इन सब की वजह से तुम्हें वेद के पास जाने का जरिया मिल जाए। कुछ ही वक्त के बाद सभी भेड़ियों के डर से इधर उधर भागने लगे और इस भागदौड़ में जिस गोल घेरे में वेद बैठा हुआ था, उसके चाचा चाची भी उन भेड़ियों को देखकर भाग निकले। भेड़िए वहां से अपने आप ही वापस जंगल की ओर चले गए। भेड़ियों को वापस जाता देख सबने वेद की ओर ध्यान दिया तो वेद उस घेरे के बीचों बीच बेहोश पड़ा था। सभी लोग वेद की ओर बढ़े, लेकिन इसके पूर्व ही वो उठ गया और तेज हवाओं उस गोल घेरे की राख को उड़ा दिया, जिससे अब वो आज़ाद था। उसने वेद के चाचा चाची की ओर इशारा करा। सब उनकी ओर देखने लगे। सच्चाई बताओ, वेद ने भारी भरकम आवाज में कहा। यह सुन सबके होश उड़ गए और वेद के चाचा चाची ने सारी सच्चाई एक बार में बक दी, जिसे सुनकर वेद भी दुखी हुआ। वो वेद और स्वामी के मिश्रित भाव थे। अब उन्हें सभी गांव वालों ने मिलकर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अब वेद के साथ कौन रहता, ये बात सबको परेशान कर रही थी। अब स्वामी भी वेद के सामने था और सारे लोग उसे देख पा रहे थे। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? अगर बताता तो तुम भाग लेते, अगर बताता तो तुम मान लेते, और अगर तुम जान जाते कि मैं भूत हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते? लेकिन मैं ये नहीं समझा कि तुम्हारी तस्वीर परदादा के साथ कैसे? क्या कि तुम्हारे घर में परदादा के साथ मेरी तस्वीर? स्वामी ने हैरानी से पूछा। वो कोठी में मैंने देखा, वेद ने बोला। चलो मुझे भी दिखाओ। ये रही वो तस्वीर, जिसे देखकर स्वामी कुछ अनिश्चित होकर वेद को देखने लगा। क्या हुआ स्वामी? वेद ने बोला। ये मेरा भाई है, स्वामी ने कहा। क्या मेरे परदादा तुम्हारा भाई है? हाँ, पर चचेरे। मतलब तुम भी मेरे परदादा हो? और पर ये सब तुम्हारे साथ क्यों? हमारी खूब जमती थी, पर चाचा चाची को ये गवारा ना था, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि सब स्वामी यानी मुझे मिले, क्योंकि हमारे दादा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था।
अब छोटी सी उम्र में मैं उस कोठी का वारिस बन गया था, लेकिन तुम्हारे परदादा को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि चाची चाची की नीयत मुझे लेकर दुर्भावना से भरी हुई थी। सो उन्होंने ये कहकर स्वामी वेद को देखने लगा, लेकिन अब तुम मेरे वारिस हो। स्वामी ने उसकी ओर देखकर कहा, जी परदादा। परदादा नहीं, सिर्फ स्वामी। इतना कहकर उन्होंने कहा कि ये कोठी तुम्हारी है और तुम मेरे वारिस ही नहीं बल्कि मेरे सच्चे मित्र भी हो। तुम गांव वालों को ये तस्वीर ज़रूर दिखाना और उन्हें स्वामी के बारे में ज़रूर पूछना। वो तुम्हें किसी से मिलाएंगे जो तुम्हारे हैं। जी परदादा जी, मतलब जी स्वामी, वेद ने बोला। तभी एक दिव्य प्रकाश आया और उसमें से आवाज़ आई, स्वामी। बाद की बातें वेद ने ना सुनी, लेकिन स्वामी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कुछ ही वक्त के बाद उस प्रकाश के साथ स्वामी भी वेद को नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।